अब आपके समक्ष सूर्य सिद्धांत के उदयस्थाधिकार 9वें अध्याय का श्लोक 9 हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कालांशा नाम प्रयोजनम इस विषय की चर्चा की गई है। यभ्योऽधिकै कालभागैर्दृश्या न्यूनैर्दर्शना भवन्ति लोके खचरा भानुभाग्रस्तमूर्तयः। यहाँ पर शास्त्रकार ने आपको कालांश के ज्ञान की जानकारी हमें क्यों होनी चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इस विषय में बताते हुए कहा है, ग्रहाणाम कालांशास्तेभ्यः अधिकैरिष्टा कालांशै खचरा अर्थात ग्रहालोके दृश्या भवन्ति तथा न्यूनैः पठित कालांशेभ्योऽल्पैः अरिष्टाः कालांशैः भानुभाग्रस्त मूर्तयः अर्थात भानु सूर्यस्य। रश्मिभिर्ग्रस्ता व्यपादिता मूर्तयो बिंबानि येषां ते तथा भूता खचराः लोके अदर्शना अर्थात नास्ति दर्शनम येषां ते तथा भूता अदृश्या अस्तविता इत्यर्थ। इस श्लोक का अर्थ है कि सूर्य के प्रकाश से ग्रस्त होने के कारण अथवा उसके प्रकाश में विलीन हो जाने के कारण यदि किसी ग्रह का किसी समय का कालांश उसके परम कालांश से अधिक हुआ तो उस समय वह ग्रह दिखाई पड़ता है, यदि कम हुआ तो वह ग्रह दिखाई नहीं पड़ता। इस बात को कहते हुए शास्त्रकार ने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के कारण जब ग्रह का बिंब ढक उठता है तो वह हमें दिखाई नहीं देता, या कह सकते हैं कि सूर्य के तीक्ष्ण किरणों के से ढके हुए ग्रहों के बिंब अपने अपने उक्त कालांशों से अधिक इष्ट कालांश होने पर दिखाई पड़ते हैं और न्यून इष्ट कालांश होने पर दिखाई नहीं पड़ते। यहां पर सूर्य ग्रहयोर अंतरांशा जावनमिते अंतरे ग्रहाः स्तं यान्ति तावनेव कालांशा यदि ग्रहा पठित कालांशेभ्योऽधिका भवन्ति तदा सूर्येण सहान्तराधिक्यात् ग्रहाणां दृश्यत्वम् अल्पत्वे चादृश्यत्वम्। अग्रिमः श्लोकः वर्तते अस्मिन् क्रमे, ग्रहोदयास्तयोर्गतिगम्यदिनादयः। श्लोक अस्मिन्नेव प्रकारेण अस्ति, यथा तत्कालांसरान्तरकला भुक्त्यन्तर्विभाजिता दिनादि तत्फलं लब्धं भुक्तियोगीन वक्रिणः। इस विषय को बताते हुए शास्त्रकार ने हमें यह बताने का प्रयास, ग्रह के इष्टकालिक कालांश और परम कालांश के अंतर को कलाओं में लिखकर सूर्य और ग्रह की दैनिक कला गतियों के अंतर से यदि वे मार्गी हैं तो योग करके, यदि वे वक्री हैं तो भाग देने से जो फल हमें प्राप्त होता है वह दिनों की संख्या है। इसी तरह से सूर्य
तल्लग्ना सुहिते भुक्ति अष्टादश शतोद्धृते स्यातां कालगतिताभ्यां दिनादिगत गम्यो। अर्थात सूर्य या ग्रह जिस राशि में हो उसके लग्नाशुओं को स्पष्ट दैनिक गति से गुणा करके गुणनफल को 1800 से भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है वही ग्रह की कालगति होती है। सूर्य और ग्रह की कालगतियों अर्थात इनके अंतर और योग से ही उदय या अस्त काल की गत या गम्य दिन की प्राप्ति हमें होती है। हम कह सकते हैं यदि किसी दिन यह जानना हो कि किसी ग्रह के उदय या अस्त होने में कितने दिन हैं और यह उदय या अस्त होने के उपरांत कितने दिन बीत गए हैं तो उस दिन का ग्रह का कालांश ऊपर के श्लोकों में जैसा कि बताया गया है उसके अनुसार जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब वहां पर यह देखा जाता है कि ग्रह सूर्योदय से कितने पहले उदित होता है या सूर्यास्त से कितना पीछे अस्त होता है। यदि यह कालांश परम कालांश से अधिक तथा सूर्य का भोग्यांश ग्रह के भोग्यांश से अधिक है तो यह ग्रह मार्गी बुध या शुक्र है, और यह ग्रह यदि मार्गी ग्रह है और वो भी बुध या शुक्र है तो हम कह सकते हैं अभी इसके अस्त होने में कुछ दिन शेष है। परंतु यदि यह ग्रह मंगल, गुरु, शनि है अथवा बकरी, बुध या शुक्र है तो हम यह कह सकते हैं कि इसके उदय हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। परंतु यदि कालांश अधिक तथा सूर्य का भोग्यांश ग्रह के भोग्यांश से कम हुआ तो वह ग्रह मंगल, गुरु, शनि अथवा बकरी, बुध और शुक्र है तो हमें यह समझना चाहिए अभी इसके अस्त होने में कुछ दिन शेष हैं। इसके विपरीत यदि कालांश परम कालांश से कम तथा सूर्य का भोग्यांश ग्रह के भोग्यांश से अधिक हुआ तो हमें समझना चाहिए कि मार्गी बुध या शुक्र के अस्त हुए कुछ दिन बीत गए हैं और मंगल, गुरु या शनि तथा बकरी, बुध या शुक्र के उदय होने में अभी कुछ दिन शेष हैं। परंतु सूर्य का भोग्यांश भी ग्रह के भोग्यांश से कम हुआ तो समझना चाहिए कि मार्गी बुध और शुक्र के उदय होने में कुछ दिन अभी बाकी हैं तथा मंगल, शुक्र, शनि और बकरी, बुध की शुक्र के अस्त हुए कुछ दिन बीत चुका है। शब्द दशाओं में इन दिनों की संख्या जानने के लिए कालांश और परम कालांश का अंतर निकाला जाता है और उससे यह देखा जाता है कि यह अंतर कितने दिन में घटकर शून्य हो जाएगा या शून्य बढ़ते बढ़ते इतना हुआ है। ऐसा करने के लिए इसके अंतर को सूर्य और इष्ट ग्रह की दैनिक गतियों के अंतर से भाग देना चाहिए। यदि यह ग्रह मार्गी हुआ परंतु यदि वक्री हो तो इसकी दैनिक गतियों को जोड़ लेना चाहिए और उसके आधार पर हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। परंतु सूर्य या ग्रह की दैनिक गति साधारणतः क्रांतिवृत्तीय होती है और कालांश विषुवदवृत्तीय होता है। इसलिए क्रांतिवृत्तीय दैनिक गतियों को विषुवदवृत्तीय में बदलने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। सूर्य या ग्रह जिस राशि में हो उसके लग्नाशुओं को सूर्य या ग्रह की दैनिक गति से गुणा करके 1800 से भाग देना चाहिए, क्योंकि राशि के उदय होने का समय उसके लग्नांशुओं के समान होता है। इसलिए ग्रह की जितनी दैनिक गति होगी उसके उदय होने का समय ही उसी अनुपात से समझा जाता है। दैनिक गति छोटी होने के कारण
साधारणतः कलाओं में लिखी जाती है। इसलिए एक राशि को 1800 कलाओं में लिखा जाता है। इससे ग्रह की जो दैनिक गति आती है वह विषुववृत्तीय होती है, इसलिए इसको कालगति कहा जाता है। इसके आधार पर हम ग्रहों के परम कालांश और गति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इष्ट दिन का ग्रह का कालांश और ग्रह का परम कालांश, इनके दोनों का अंतर ही कालांशांतर होता है। किसी ग्रह की दैनिक काल गति बराबर ग्रह की दैनिक गति गुणे ग्रह की राशि के लग्नांशु बटे 1800। गत या गम्य दिनों की संख्या को जानने के लिए कालांशांतर बटे सूर्य की कालगति तथा ग्रह की कालगति। यदि ग्रह वक्री हो तो अंतिम समीकरण में धन का चिन्ह रखना चाहिए, नहीं तो वहां ऋण का चिन्ह करके मान निकाला जाता है। यहां ऋण के चिन्ह की जगह अंतर का चिन्ह अधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि किसी ग्रह की कालगति सूर्य की कालगति से अधिक होती है और किसी की कम होती है। ग्रह की कालगति जानने का जो नियम वो बहुत ही स्थूल है। इसका कारण यह है कि ग्रह की गति क्रांति वृत्त पर नहीं होती, परंतु अपनी कक्षा वृत्त पर होती है, जो कि क्रांति वृत्त से कुछ भिन्न है। यदि ग्रह का विश्वांस और क्रांति मालूम हो जाए तो विश्वांस में प्रतिदिन का जो अंतर होता है वही कालगति होती है। विश्वांस जानने लेने पर ग्रह का कालांश भी सुविधा और शुद्धता पूर्वक जाना जा सकता है, क्योंकि फिर दृक् कर्म की आवश्यकता ही नहीं रहती। यहाँ पर तारों का उदय अस्त और द्युति की गणना करने के लिए ग्रहों या तारों के भोग्यांश की जगह विश्वांश के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी शुद्ध जानकारी प्राचीन ज्योतिष सिद्धांत और यंत्रों की सहायता से की जा सकती है। इस बात के लिए यह भी आवश्यक है कि एक वेधशाला जिसमें ग्रहों का रात दिन वेद करके इनके स्थानों और मूलांकों का ठीक से पता किया जा सके, अर्थात यह वेदजन्य प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के आधार पर हम इसके बारे में सटीक विवेचन करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इस विषय को हम विराम देते हैं। अगले एपिसोड में अब हम आपके सामने चर्चा करेंगे तारों के परम कालांश। तब तक के लिए धन्यवाद।